सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स, कैसे आप लोग के बच्चे होंगे। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेट को नई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे अपना सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, भूकंप अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका मतलब एक तरीके से मार्क अच्छे करने का मतलब परसेंटेज बढ़ाने का सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टोटल थ्योरी होती है और आपको इसमें जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चलते डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आप लोग अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भूकंप अभियांत्रिकी, और यहाँ लिखा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच और 5th सेमेस्टर का। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चल के देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके अंदर से ही सारा आएगा, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके अगर उतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तब भी आपको 40 नंबर तक कहीं नहीं जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा आपको नॉलेज है लिखने का, तो आपको और भी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में EQ बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, ये जो है 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, वैसे तो है एक ही, लेकिन 2 भागों में बांटा गया है। एक है भूकंप अभियांत्रिकी और दूसरा है आपदा प्रबंधन। ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो इसका देखिए दोनों का थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको भूकंप अभियांत्रिकी से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, यानी 30 नंबर का आपको भूकंप अभियांत्रिकी से देखने को मिल जाएगा और 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 करना होगा आपको। आपदा प्रबंधन में 20 नंबर का लगभग आपको आपदा प्रबंधन से मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका सिलेबस। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन नंबर आपके 15 होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको टोटल होंगे, क्वेश्चन 15 होंगे, जिसमें से आपको 10 करना होगा और ये ईच क्वेश्चन है 5 नंबर का होगा। ठीक है, यानी 50 नंबर का पेपर होगा। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ EQ। ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, ऊपरी केंद्र EP सेंटर और हाइपो सेंटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। ये पिछले साल भी आया हुआ था, उसके पिछले साल भी आया था, मतलब हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं EP सेंटर क्या होता है। EP सेंटर मतलब कि भूकंप का फोकस जो होता है ऊर्ध्वाधर, भूकंप का सतह पे ऊर्ध्वाधर, यानी कि इससे मान लीजिए नीचे आ रहा तो उसका, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटर बना हुआ है भूकंप का, तो उसके ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर यहाँ पे जो होगा वो पॉइंट EP सेंटर होगा, यानी कि जो मेन पॉइंट होगा वो EP सेंटर होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं फोकस यानी कि हाइपो सेंटर की। हाइपो सेंटर और फोकस एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो जहाँ जिस बिंदु पर आया होगा उस बिंदु पे, जिस मान लीजिए ये जो बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ है भूकंप, तो इसको आपको हाइपो सेंटर बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स को वैसे आप क्या समझते हैं, यानी कि भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए भूकंप मतलब होता है कि भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह से हिलने को कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह को हिलने को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स हम लोग बात करें तो इसमें जो आपकी पृथ्वी की 100 मीटर की परत, जिसके ऊपर आपको लिथोस्फीयर कहते हैं, ये भूभर्गीय चट्टान होती हैं। ठीक है, इनमें जब असंतुलन पैदा होती है और ये जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। ठीक है, यह पृथ्वी के नीचे 80 से 200 मीटर तक के अंदर तक होती हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका IS कोड 1893 की आवश्यकता पर चर्चा करें। ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए यह मानक विशेष संरचनाओं जैसे बड़े ऊंचे भवन या लंबे ऊंचे बांध, लंबी अवधि के पुल, प्रमुख औद्योगिक परियोजना के लिए डिजाइन करने के लिए यह कोड का काम आता है। ठीक है, और मतलब भूकंप के दौरान इसका ज़्यादा डिजाइनिंग अच्छी होती है। ठीक है, और ये भूकंप क्षेत्र 5वें जोन के कारण मतलब IS 1853 तालिका 2 में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी आपको डिटेल में वीडियो वगैरह चाहिए आंसर की तो आपको मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना, आपको कमेंट करना है, कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आपको सब कुछ यहाँ पे
हल किया जाएगा। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग की विफलता के समान तरीकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि कहा गया कि जो आरसीसी बिल्डिंग होती है उनकी विफलता क्यों होती है, समान मतलब नॉर्मल उसकी विफलता के रीज़न को बताइए। तो एक तो देखिए इसका हो जाता है स्लाइडिंग ऑफ रूफ्स फ्रॉम सपोर्ट, यानी कि जो सपोर्ट होता है कॉलम से रूफ का खिसक जाना हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, भराव की दीवार का गिर जाती हैं। ठीक है, और स्तंभ के सिरों को टूट जाते हैं और शॉर्ट कॉलम इफेक्ट हो जाते हैं, डायगोनल क्रैकिंग हो जाती है कॉलम में। और ठीक है, ये सब छोटे मोटे इसके आपको बिंदु हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी थोड़ा जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है मिट्टी की द्रवीकरण यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ अ सॉइल क्या होता है। ठीक है, इसको समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो द्रवीकरण बोलते हैं इसको। तो लिक्विफिकेशन ऑफ अ सॉइल का मतलब होता है आपका भूकंप के समय मृदा में द्रवीकरण से मृदा अपनी सामर्थ्य खो देती है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को खो देती है और धंसाव हो जाता है। तो उसको आपको खिसकाव जो है लैंडस्लाइड मतलब धंसाव या लैंडस्लाइड जो होता है उसको आप लोग द्रवीकरण बोलते हैं, सॉइल का लिक्विफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यह हो जाता है आपको लेटरल स्प्रेडिंग यानी क्षैतिज फैलाव होता है, मृदा का बहाव फ्लो ऑफ फेलियर हो जाता है और धारण क्षमता में कमी यानी लॉस ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी भी हो जाती है। ठीक है, जो सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है इसके अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भवनों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन को समझाएं, समान सिद्धांतों की सूची बनाएं। यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये आपके जो भूकंप रजिस्टर्ड बिल्डिंग बनती हैं उनकी प्लानिंग को समझाइए, उनकी आपको डिजाइनिंग को समझाना और कंस्ट्रक्शन के नॉर्मल सिद्धांत यानी नॉर्मल आपको उनके लिखना बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा कि भूकंपी बलों को घटाना है, यानी कि रिड्यूसिंग द अर्थ क्वेक की फोर्स को मतलब घटा करके किया जा सकता है। ठीक है, और हल्की संरचनाओं को बनाकर किया जा सकता है। ठीक है, और अनुनाद से बचाव यानी कि अवॉइडिंग रिजोनेंस को करके भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि और भूकंप ऊर्जा की दिशा को मोड़कर अथवा अवशोषित कर करके भी ये किया जाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अर्थक्वेक फोर्सेस यानी कि अर्थक्वेक फोर्सेस को उदासीकरण करके कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, भूकंप के परिमाण, मैग्नीट्यूड तथा तीव्रता के इंटेंसिटी यानी कि भूकंप का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और उसकी तीव्रता के बारे में तुलना करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग मतलब पॉइंट बाय बनाकर भी ले सकते हैं और आपको यानी कि पहले भूकंप का इंटेंसिटी डाल के हेडिंग उसके बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद आपको इसमें लिख सकते हैं कि मतलब परिमाण के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें आपको ओवरऑल दे देता हूँ। जैसे कि भूकंप का परिमाण है, उत्केंद्रीय दूरी है, भूकंप के फोकस की गहराई है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना होता है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में मतलब सिस्मोग्राफ के बारे में, सिस्मोग्राम के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, हाईली सिंप्लीफाइड, और इसको कैसे आता है उसको नापने का जो आपका मशीन होती है उसके बारे में लिख करके, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अर्थ मोशन, ये मशीन होती है, रोलर वगैरह लगा होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम बोलें आपदा प्रबंधन वो होता है कि मतलब कोई भी आपका जो धरती में आपदा आती है उससे कैसे निपटा जाए उसको हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, उससे निपटने के जो तरीके हैं वो आपदा प्रबंधन होते हैं, उनको लिखा जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं इनके, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन पर आप लोग देख लीजिए, लिखा आपदा प्रबंधन पर बचाव कार्य यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया गए सुरक्षा उपयोग व सेफ्टी मेजर की व्याख्या करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि रेस्क्यू मेजर के बारे में आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसमें प्रिजर्वेशन वही चीज़ है कि मतलब कैसे आपको यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करना, कितना रिस्क है, लॉस रिडक्शन है, कितना यहाँ पे आपका क्षति हो सकती है, कितनी आपके यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ऑन इवेंट मतलब क्रियाओं पर नियंत्रण करना है, सहायता का एक रूपता होती है, और साधन प्रबंधन यानी कि रेस्क्यू मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और संकट लघुकरण, इम्पैक्ट रिडक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। ठीक,
आपको अगर इसका PDF चाहिए आंसर में तो मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, हर जगह पे आपको इसका सहायता की जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत चीज़ें, जैसे CPWD के बारे में नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, CRC है, IMD है, CMG यानी कि कृषि मैनेजमेंट ग्रुप है। इन सब चीज़ों के मतलब जो आपको राष्ट्र द्वारा ये सब फोर्सेस बनाई गई उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका किन्हीं 5 बड़ी आपदाओं का उनके कारण सहित मतलब उल्लेख कीजिए, ठीक है। उनका क्यों आती है, उनके क्या कारण है। तो अब मैंने 5 बताया हुआ है, देखिए, फ्लड, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन और सुनामी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग नॉर्मली जानते हैं, कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, संरचना की मूल सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म दरारों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए, ठीक है। तो इसको करने के कई तरीके होते हैं दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। मैं आपको कुछ तरीके आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, इसमें मतलब बताया जाता है कि एक नेशनल लेवल पर किया जा सकता है, ठीक है, और दूसरा स्टेट लेवल पर, जनपद लेवल पर, खंड लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। इस पर चार्ट वगैरह बनता है, चार्ट वगैरह बनाकर आपको सही से इसका आंसर वगैरह देना होता है, ठीक है। काफ़ी बहुत ही कठिन नहीं है, अपने आप इसमें अपनी आपका मतलब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के विशिष्ट प्रभावों को लिखिए, ठीक है। यानी कि चक्रवात के जो मेजर आपके इफेक्ट होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है, प्रत्येक को विस्तार में समझाइए। दोस्तों, आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है, प्रत्येक को विस्तार में बताना है। तो ये अलग अलग भागों में किया जाता है। आपका कई इसके तरीके हो सकते हैं, तो आपको इसके में मतलब लिख सकते हैं, जैसे कि पश्च आपदा चरण है, आपदा काल चरण है, पूर्व आपदा चरण है। यानी कि पश्च आपदा चरण यानी कि आपदा आने से पहले क्या हो सकता है, आपदा आने के जब आपदा आ रही होती तब क्या कर सकते हैं, आपदा आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की संरचना को चित्र द्वारा दर्शाएं और प्रत्येक को स्पष्ट करें। यानी कि आप लोग देखेंगे जैसे धरती है, ठीक है, इसके अंदर एक लेयर होती है, फिर अंदर लेयर, फिर अंदर, तो उसको बताना होता है, इसके बारे में लिख करके आपको सब कुछ अच्छे से बताना होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, चिनाई भवनों के असफल होने के क्या कारण है। चिनाई भवन है तो किन कारणों से असफल हो जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसको नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, ठीक है, इसमें डैमेज और बियरिंग बॉल में डैमेज हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। भूकंप के विनाश को विस्तार से समझाइए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताना है, भूकंप के विस्तार मतलब विनाश किस तरीके से हो सकता है आप लोग बता सकते हैं अच्छे से, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो बताया जाए। भूकंप की तरंगें क्या होती हैं, इनके वर्गीकरण को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सिस्मिक वेव्स इनको बोलते हैं, और ये P वेव होती हैं, S वेव होती हैं, और SS वेव होती हैं, LR वेव्स होती हैं, और LQ वेव्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनका जो वर्गीकरण होता है, ये देखिए, बॉडी होती है और सरफेस वेव होती है, ठीक है। बॉडी वेव में P वेव, S वेव आती हैं, और सरफेस वेव में LQ वेव और LR वेव्स आती हैं, ठीक है। इनका डिटेल में चाहिए तो आप लोग बताइए, हम लोग दे देंगे, आप लोग को परेशानी होना, हर चीज़ की सहायता आपको यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाता है, संक्षिप्त में मिडेव स्नोगेयर कार्मिक तीव्रता को समझाइए। हमने ये MSK को समझाना है, ठीक है। तो मेजरली ये MSK जो होता है पैमाना होता है कि एक मेजरमेंट होती है, यानी कि एक स्केल होती है, उसके अंदर इसको अलग अलग उसमें बटा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि जोन बोल सकते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, टोटल 10 जोनों में इसके द्वारा बांटा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे आप लोग लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, संक्षिप्त नोट लिखना है आपको इसमें, समभूकंपीय मैप, रिएक्टर पैमाना एंड उत्केंद्र एंड फोकस की गहराई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उपकेंद्र और फोकस की गहराई। उसके बाद आपको यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
देखिए, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा आंसर मतलब नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन की वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना आपको, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहा हूँ। आपको डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने हैं तो हम लोग को बताइएगा, आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा। हमारा नया क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को कितने तरह के अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें भारत को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे जोन वाइज, जोन 1, जोन 2, जोन 3, अलग अलग जोनों में बांटा गया है। ठीक है, जितना जोन बढ़ता जाएगा उतनी जोन की भूकंप की क्षमता जो है घटती जाएगी। ठीक है, अभी 22 क्वेश्चन नंबर है, प्रति उपकर यानी कि रेट्रोफिटिंग पुराने भवनों के लिए क्यों ज़रूरी होती है, ये कैसे की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर साल लगभग, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमेट्री किसी इमारत को भूकंप को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सिमेट्री यानी कि देखिए, भूकंप एक तो आपका मतलब जो भवन बनेगा, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती हैं तो स्क्वायर बनेंगी या एल शेप में बनेंगी या आपको यू शेप में बन जाती हैं, तो वो सब आपको बचाने में बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग को मैंने डिस्कस करा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन मैंने टोटल 24 क्वेश्चन बताया है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बाहर से 1-2 क्वेश्चन आता तो उसको मैं नहीं बता सकता, और बाकी इसके अंदर से अगर आपने इतने क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपका अच्छे नंबर आने से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और इनके अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको इनका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, खत्म करते वीडियो को, मिलता है तक के लिए बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉच।